हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस वीडियो में हमने मार्जिनल कॉस्टिंग का जिक्र किया था। अब कुछ नए स्टूडेंट्स भी हैं जो ये लेक्चर देख रहे हैं। देखिए, मार्जिनल कॉस्टिंग ये कुछ स्टूडेंट है हमारे पास जो 1 महीने से बैच लगाकर बैठे हैं। तो हमने 4th यूनिट जो है मार्जिनल कॉस्टिंग ये कवर कर लिया है, लेकिन अभी भी जो स्टूडेंट्स की न्यू एडमिशन्स आ रही है तो आपको चिंता करने का कोई कारण नहीं है। आपका भी ये जो यूनिट है, यूनिट 4 मार्जिनल कॉस्टिंग, ये पूरा कवर होगा। वो सारे लेक्चर्स जो हमने अब तक के शेयर किए हैं, अगर आप अभी भी एडमिशन्स करते हैं तब भी आपको ये टॉपिक के सारे लेक्चर्स 1 बाय 1 दिखाए जाएंगे। वैसे भी जीसीसी ओमकार नगर, मतलब गंधेश कॉमर्स क्लासेस का ये जो ओमकार नगर ब्रांच है, ये फेमस है एक चीज के लिए कि पैसा भरो एक बार और पढ़ते रहो बार बार। मतलब आपकी एग्जाम आने तक, आप एग्जाम में पेपर लिखने जाने तक हम आपको बार बार ये सिलेबस पढ़ाते रहेंगे। तो आपका कुछ भी मिस नहीं हुआ है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग आपके सिलेबस का यूनिट 4 है, ये भी आपको पढ़ने मिलेगा। ठीक है, तो अब हमने लास्ट लेक्चर से स्टार्ट किया है यूनिट 1। समझ लीजिए, आपका कोर्स यहीं से स्टार्ट हो गया। यूनिट 1, इसमें हम पढ़ रहे हैं यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग। हम क्या पढ़ रहे हैं? यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग। अब इस यूनिट में हमें क्या पढ़ना है? तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि कॉस्ट का मतलब क्या होता है। एक्सपेंसेस, लागत, दैट इज कॉस्ट। फिर उस कॉस्ट के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? तो कॉस्ट के हमने एलिमेंट्स देखे। सर, खर्चा होता है 3 चीजों पे, मटेरियल पे, देन लेबर पे, और कुछ अदर खर्चे होते हैं। ऐसा हमने देखा कि 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कौन से? मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस। फिर इनमें 2 प्रकार हमने देखे, एक डायरेक्ट मटेरियल, एक इनडायरेक्ट मटेरियल, एक डायरेक्ट लेबर, एक इनडायरेक्ट लेबर, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसे हमने उसके 2 प्रकार देखे। फिर हमने ये देखा कि जो इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस है, ये सारे इनडायरेक्ट मिलकर बन जाते हैं ओवरहेड्स, या इसी को कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। दैट इज ओवरहेड्स। ओवरहेड्स यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर ये आते कहां से हैं? तो सर, ये 3 जगहों से आते हैं। कौन सी 3 जगह सर? एक फैक्ट्री ओवरहेड्स, एक ऑफिस ओवरहेड्स, और तीसरे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ठीक है, ओवरहेड्स कहां से आते हैं? एक आएंगे फैक्ट्री से, तो उन्हें बोलेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, मतलब फैक्ट्री में होने वाले कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक होते हैं ऑफिस ओवरहेड्स, यानी ऑफिस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और सेलिंग डिपार्टमेंट, गुड्स को बेचने के लिए जो इनडायरेक्ट खर्चा होता है वो आता है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स से। ये हमने एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट मटेरियल या इनडायरेक्ट लेबर के बारे में पढ़ा। फिर हमने और एक चीज पढ़ी थी कि प्राइम कॉस्ट कहां से आती है। प्राइम कॉस्ट के लिए हमें जरूरत होती है डायरेक्ट मटेरियल,
डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। डायरेक्ट मटेरियल का अमाउंट, डायरेक्ट लेबर का अमाउंट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अमाउंट की टोटल जो आएगी उस टोटल को कहा जाता है प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट कहां से आती है समझा है क्या? सारे डायरेक्ट खर्चे जो होते हैं उनको क्लब कर लो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन सबको मिला लो, तो जो कॉस्ट आएगी उस कॉस्ट को कहते हैं प्राइम कॉस्ट। फिर इस प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट। फिर फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो ऑफिस कॉस्ट। ऑफिस कॉस्ट यानी ही प्रोडक्शन की कॉस्ट। और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट आती है। और इसी कॉन्सेप्ट को अगर मैं वर्टिकल फॉर्मेट में लिख दूं तो उसे कहा जाता है कॉस्ट शीट यानी ही स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। क्या कहेंगे हम? कॉस्ट शीट यानी ही स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। काम है अच्छी सर ना, ठीक। तो कॉस्ट शीट यानी ही स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। हमें आज इस वीडियो के माध्यम से कॉस्ट शीट यानी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट मतलब प्रोफार्मा, क्या क्या कंटेंट रहेंगे कॉस्ट शीट यानी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में, उसको कैसे बनाया जाता है, कोई एक बेसिक फॉर्मेट बता दीजिए सर, ताकि उसको हम प्रैक्टिस कर ले तो हमें इस यूनिट में अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, अच्छा हम इस यूनिट को होल्ड कर लेंगे, समझ जाएंगे। उसके लिए हम पहले आज डिस्कस करने वाले हैं एक फॉर्मेट। और यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग, ये जो यूनिट है इसको हमें क्यों पढ़ना है ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, तो उसको एक बार पहले रिवाइज कर देता हूं शॉर्ट में। हमें इस यूनिट को पढ़कर दो चीजें आनी चाहिए। कौन सी दो चीजें सर? एक कॉस्ट शीट यानी क्या और दूसरा टेंडर शीट यानी क्या। ये दो बातें हमारे दिमाग में एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। इस यूनिट को पढ़कर हम ये बातें समझ जाएंगे कि कॉस्ट शीट क्या होती है और टेंडर शीट क्या होती है। अगर किसी का पिछला लेक्चर मिस भी हो गया होगा तो डोंट वरी, मैं अभी फटाफट से आपको शॉर्ट में समझाने जा रहा हूं। कॉस्ट शीट यानी ही स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर सके। रिपीट करो, मैं जो बोल रहा हूं मुझे वापस से एक बार बोलिए आप। कॉस्ट शीट यानी ही स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट हम क्यों बनाते हैं सर? ताकि हम कैलकुलेट कर सके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और टोटल कॉस्ट। ये चीजें बनाने के लिए हम बनाते हैं कॉस्ट शीट, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। मान लीजिए कि मैं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हूं, मैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूं, कोई चीज का मैं प्रोडक्शन करता हूं, ठीक है। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने फैन का एग्जांपल दिया था कि हम कोई उषा कंपनी है, कोई हैवेल्स कंपनी है और हम क्या करते हैं? पंखे बनाते हैं। पोलस्टार कंपनी है, हम पंखे बनाते हैं। तो हम बनाएंगे पहले कॉस्ट शीट, तो हमें पता चलेगा कि एक XYZ पीरियड में हमने कितने का प्रोडक्शन किया, यानी कॉस्ट शीट में स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में हमें क्या मालूम पड़ेगा? प्रोडक्शन कितना हुआ यह मालूम पड़ेगा। पर यह प्रोडक्शन कुछ पीरियड का रहेगा, इसलिए यहां लिखा जाएगा फॉर द पीरियड एंडिंग। मतलब कॉस्ट शीट या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ये एक पर्टिकुलर पीरियड का बनेगा कि मान लीजिए
पीरियड है 1 ईयर। 1 ईयर, एक साल में मान लीजिए कि हम 1 लाख फैंस बनाते हैं, 1 लाख पंखे बनाते हैं, तो हमारा जो ये स्टेटमेंट है कॉस्ट का, ये स्टेटमेंट बन रहा है 1 साल के पीरियड में, समय में कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन होगा ये समझने के लिए। मैं रिपीट करता हूं, ध्यान दो। हमारा ये जो स्टेटमेंट है कॉस्ट का, ये हम क्यों बना रहे हैं सर? हम ये जानेंगे इसको बनाने के बाद कि 1 लाख फैन बनाने के लिए अगर हमें 1 साल का समय लगता है, तो उस 1 साल में 1 लाख पंखे बनाने के लिए हमें कितनी लागत आई, कितनी लागत लगी। दैट इज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये स्टेटमेंट उसके लिए बनेगा। फिर सर हमारे मन में एक सवाल घूम रहा है कि टेंडर शीट क्यों बनाएंगे? तो टेंडर शीट हम इसलिए बनाएंगे कि फर्ज करते हैं, अब जैसे मैं उषा कंपनी हूं जो पंखा बनाती है, फैन बनाती है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल, आनंद आप इधर आ जाइए। फॉर एग्जांपल मैं कौन हूं? मैं उषा कंपनी हूं, ठीक है, बराबर समझ लेना। मैं उषा कंपनी हूं और ये हमारी सरकार है, ये हमारी रेलवे मंत्रालय है, ये हमारे रेलवे मिनिस्ट्री है, ठीक है। आनंद भैया को मैंने क्या कर लिया, फिलहाल रेलवे मंत्रालय बना दिया। अब ये एक टेंडर निकालेंगे, मतलब क्या करेंगे, एक ऑर्डर निकालेंगे, मान लीजिए 10,000 पंखों के लिए। मतलब ये चाहते हैं कि 10,000 पंखे ये किसी रेल में, किसी ट्रेन में लग जाए। तो ये कौन हुए? ये हमारे लिए कस्टमर हो गए। हम मैन्युफैक्चरर हुए ना, हम प्रोड्यूसर है, हम उषा कंपनी है जो पंखे बनाती है। और ये कौन हो गए? ये रेलवे मंत्रालय, ये हमारे लिए कस्टमर है। और कस्टमर हमें ये चाहता है कि हमसे वो 10,000 पंखे खरीदे। पर अब इनके पास सिर्फ मैं अकेला ही हूं क्या उषा कंपनी? नहीं, ये जो कस्टमर है इनके पास में हैवेल्स कंपनी है, इनके पास पोलस्टार कंपनी है, इनके पास बजाज है, बजाज वाले भी पंखे बनाते हैं, फैंस बनाते हैं। तो फिर ये इन्होंने ऑर्डर निकाला कितने यूनिट्स का? 10,000 पंखों का। और इन्होंने ऑर्डर सबके लिए निकाला। अब सब लोग क्या करते हैं? सब लोग प्रोडक्शन करते हैं, तो सब लोग क्या बनाते होंगे? कॉस्ट शीट बनाते होंगे, बराबर है कि नहीं? लेकिन सबको अब क्या बनाना पड़ेगा? टेंडर शीट बनानी पड़ेगी, यानी कोटेशन बनाना पड़ेगा। कोटेशन बनाना पड़ेगा मतलब क्या? हम भले अब मैं उषा कंपनी हूं, मेरा 1 लाख पंखों का कारोबार है। हैवेल्स कंपनी है, हो सकता है उनका 3 लाख पंखों का प्रोडक्शन होगा साल भर में। बजाज कंपनी है, हो सकता है कि उनका 5 लाख पंखों का प्रोडक्शन होगा। तो उनका जो भी कुछ प्रोडक्शन होगा, हमारा जो भी कुछ प्रोडक्शन है, हम हमारे प्रोडक्शन यानी हमारे कॉस्ट शीट में से क्या करेंगे? टेंडर शीट बनाएंगे और वो टेंडर निकालकर इनके पास सबमिट करेंगे। फिर ये क्या करेंगे? ये सारे टेंडर्स को देखेंगे और उनमें से, उन टेंडर्स में से, उन कोटेशंस में से जो कोटेशन इनके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, प्रॉफिटेबल, फिजिबल, वायबल, वो सिलेक्ट करेंगे। समझाया कि नहीं? ठीक है। अब टेंडर शीट यानी कोटेशन, इसका मतलब समझाया क्या आपको? हम जो भी टोटल प्रोडक्शन करते हैं, उस टोटल प्रोडक्शन में से कुछ यूनिट्स को हमें कोट करना है, कुछ यूनिट्स का हमें प्राइस निकालकर किसी को देना है, तो उसके लिए हम बनाएंगे टेंडर शीट यानी कोटेशन। तो ये टेंडर शीट कोटेशन बनाने का जो कार्यक्रम है, जो पार्ट है, वो इस यूनिट का सेकेंड पार्ट है। पहले हमें क्या सीखना पड़ेगा? सर कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं? हमें हमारी लागत ही नहीं मालूम रहेगी तो किसी कंपनी को कोट कैसे करेंगे? समझ में आ रहा है क्या मैं क्या कह रहा हूं? हमको हमारे बीबीए के डिग्री की वैल्यूज नहीं मालूम रहेंगी तो दूसरे को छानबीन बता सकते क्या? नहीं। तो हम जो प्रोडक्शन करेंगे उस प्रोडक्शन की पहले हमको तो कॉस्ट मालूम पड़े।
जब हमारे प्रोडक्शन की कॉस्ट हमें मालूम पड़ जाएगी तो हम उसमें से कुछ यूनिट्स को क्या कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं, टेंडर सबमिट कर सकते हैं। तो पहला पार्ट हमें सीखना है आज से, दैट इज कॉस्ट शीट यानी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट शीट यानी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनेगा कैसे? तो पहली चीज ध्यान में रखिए, यह बनता है फॉर द पीरियड एंडिंग। अब वो पीरियड 1 साल का भी हो सकता है, 3 महीने का भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ना हर किसी को 1 साल ही लगता होगा। कोई कंपनी उसको 3 महीने ही लगते भैया 1 लाख पंखे बनाने के लिए, बड़ा प्लांट है उसका, ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग है, तो उनका पीरियड कितना रहेगा, 3 मंथ्स। समझ में आ रहा है क्या? किसी का 6 मंथ्स का पीरियड रह सकता है, किसी का 1 मंथ पीरियड रह सकता है। इसीलिए कॉमर्स के स्टूडेंट्स बराबर ध्यान में रखो, ये फॉर द ईयर एंडिंग नहीं है। अपन यहां बैलेंस अपना ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाने वाले नहीं है। तुम ऑलरेडी कॉमर्स पढ़ चुके हो तो उसका दिमाग यहां नहीं लगाने का, ये कॉस्ट अकाउंटिंग है। यहां कॉस्ट शीट जो बन रही है ये फॉर द पीरियड एंडिंग होती है, ईयर एंडिंग नहीं होती। प्रोडक्शन के लिए 1 महीने का भी समय लग सकता है, 3 महीने का भी समय लग सकता है, 6 महीने का भी समय लग सकता है, कितना भी समय लग सकता है। इसलिए मैंने लाइन क्या लिखी है, फॉर द पीरियड एंडिंग सो एंड सो। ठीक है, तो अब मैं ये फॉर्मेट बना रहा हूं, इसलिए मैं ये जो अज्यूम किया था वो हटा देता हूं। ठीक है, अब सबसे पहला कॉलम बनेगा पर्टिकुलर्स, फिर यूनिट्स, फिर अमाउंट और अमाउंट। ठीक है, मैंने कौन से कॉलम बनाए हैं यहां पे। सबसे पहला पर्टिकुलर्स, फिर यूनिट्स। सर अमाउंट के 2 कॉलम क्यों बनाए आपने? एक इनर कॉलम और एक फाइनल कॉलम। फाइनल कॉलम में फाइनल वैल्यू लिखी जाएगी, इनर कॉलम में कैलकुलेशंस लिखे जाएंगे। जैसे सबसे पहले जो शुरुआत होगी वो होगी ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स है। सबसे पहले शुरुआत होगी कौन से आइटम से? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। पर सर ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है, हमको तो पता ही नहीं है। तो सुनिए, रॉ मटेरियल यानी क्या भाई? जिससे फिनिश प्रोडक्ट बनता है उसको रॉ मटेरियल बोलते हैं। जैसे कपड़ा खरीद के लाएंगे, उसको काटेंगे, सिलेंगे तो शर्ट बनेगा। शर्ट फिनिश प्रोडक्ट है और कपड़ा उसके लिए क्या है? रॉ मटेरियल है। फर्नीचर के केस में प्लाई की जो शीट होती है वो रॉ मटेरियल है ना? उसको आप काटोगे, काटकर उसको एक टेबल या चेयर जो भी कोई शेप में आप डाल दोगे तो टेबल चेयर ये फिनिश प्रोडक्ट है, लेकिन उसका रॉ मटेरियल मतलब प्लाईवुड। तो हम जो भी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, बिजनेस है जो प्रोडक्शन करता है, हमारे पास कुछ रॉ मटेरियल पहले से अवेलेबल होगा। अगर हम रनिंग बिजनेस में है, रनिंग बिजनेस मतलब अगर हमारा पहला साल नहीं है और पहली बार नहीं है तो उस केस में हमारे पास पहले से कुछ रॉ मटेरियल अवेलेबल रहेगा। ऐसा होगा कि नहीं? मान लीजिए आप पुराने खिलाड़ी हो, 6-7 साल से बिजनेस कर रहे हो, तो हमेशा आप रॉ मटेरियल का कुछ स्टॉक आपके पास मेंटेन करोगे। तो पिछली बार जो प्रोडक्शन किया था उसमें कुछ रॉ मटेरियल बच गया था। जो पिछली बार स्टॉक बच गया था वो पिछली बार का क्लोजिंग स्टॉक यानी इस बार का ओपनिंग स्टॉक।
अब जो रॉ मटेरियल आपके पास पहले से अवेलेबल है, पहले वो खर्च करेंगे कि नया खरीद के लाएंगे? सर जो पहले से अवेलेबल है पहले उसको यूज करेंगे। ऐसा ही करोगे कि नहीं? इस वजह से सबसे पहले मैंने क्या लिखा है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इसका जो भी कुछ वैल्यू होगा उसे हम इनर कॉलम में लिख देंगे। फिर इसमें ऐड करना पड़ेगा परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। सर परचेस ऑफ रॉ मटेरियल ऐड क्यों करेंगे? जितना रॉ मटेरियल खरीद कर लाओगे आपका खर्चा क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। जितना रॉ मटेरियल खरीद के लाएंगे, परचेस करके लाएंगे, हमारे एक्सपेंस बढ़ेंगे। हमारे एक्सपेंस बढ़ेंगे तो हमारी कॉस्ट क्या होगी? बढ़ेगी। जितना रॉ मटेरियल खरीद के लाओगे उतनी लागत क्या होगी? बढ़ेगी। लागत बढ़ेगी, खर्चा बढ़ेगा, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा। ये मेरे लागत का स्टेटमेंट है, ये मेरे खर्चों का स्टेटमेंट है। इसलिए हमने परचेस ऑफ रॉ मटेरियल क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अब जो रॉ मटेरियल परचेस करके लाया, हो सकता है उसे लाने के लिए कैरियज पर खर्च करना पड़े। सर हम कुछ स्टूडेंट्स नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से भी है और हमें कैरियज ये वर्ड एग्जैक्ट नहीं पता, हमारे लिए ये वर्ड नया है। डोंट वरी, हमारे लिए पुराना हो गया है, मैं आपको समझा देता हूं। हम मान लीजिए नागपुर से बिजनेस कर रहे हैं, तो रॉ मटेरियल सारा नागपुर में ही अवेलेबल हो ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि नासिक से खरीद के लाना पड़े, रायपुर से खरीद के लाना पड़े, कोल्हापुर से खरीद के लाना पड़े। हो सकता है कि नहीं? कहीं गुजरात से खरीद के लाना पड़े, छत्तीसगढ़ से परचेस करके लाना पड़े। तो किसी दूसरी जगह से रॉ मटेरियल खरीद के लाना है, परचेस करना है, तो वो परचेस करने के लिए वहां से यहां लाने का खर्चा यानी कैरियज ऑन परचेस देना पड़ेगा। कैरियज पे खर्चा होगा, ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा होगा, तो रॉ मटेरियल की लागत क्या होगी? बढ़ेगी। इस वजह से मैंने ये खर्चा क्या किया है? ऐड किया है। कौन सा? कैरियज ऑन परचेस। पर हमेशा कैरियज ऑन परचेस लिखकर देंगे ऐसा जरूरी नहीं है। इसी को कभी कभी यूनिवर्सिटी वाले कैरियज इनवर्ड लिखकर देते हैं, या एनी एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेसेस। हमारे परचेसेस से जुड़ा हुआ कोई भी खर्चा हमें परचेस ऑफ रॉ मटेरियल में क्या करना है? ऐड करना है। फिर लेस करेंगे सेल ऑफ स्क्रैप। लेस करेंगे सेल ऑफ स्क्रैप। सर ये स्क्रैप क्या होता है? वेस्टेज। स्क्रैप क्या होता है? वेस्टेज। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लाई को जो रॉ मटेरियल है उसको आप कट करोगे, तो कट करते वक्त देखो बहुत सारा वेस्टेज निकलता है ना। आप वो प्लाई की शीट को बराबर लेवल में लाने के लिए छीलते हो तो छिलटे निकलते हैं, कटिंग करते हो तो एक ऐसा कोई पोर्शन बच जाता है जो किसी काम का नहीं बचता, उसको बोलते हैं स्क्रैप, मतलब वेस्टेज। उस वेस्टेज को हम कबाड़ के भाव क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं। अपने नागपुर में जो बुटीबोरी इंडस्ट्रियल एरिया है वहां एक इंडोरामा नाम की कंपनी है। वो इंडोरामा कंपनी सिंथेटिक कपड़ा बनाती है, और वो सिंथेटिक बनाने के लिए उन्हें बर्निंग प्रोसेस, कहीं तो भी बर्निंग प्रोसेस यूज करनी पड़ती है उनकी प्रोडक्शन की प्रोसेस में। अब बर्निंग करने के लिए, आग लगाने के लिए, हीट जनरेट करने के लिए लकड़ा लगेगा, लकड़े को जलाया जाएगा, लकड़े को जलाने के बाद उसकी राख बनेगी, ऐश। ऐश मतलब राख, वो ऐश तो पुरानी हो गई। तो वो जो राख है वो इंडोरामा कंपनी क्या करती है? वो सारी ऐश, वो सारी राख को
इकट्ठा करते हैं एक बड़े से 5000 स्क्वायर फीट या कुछ 5 एकड़ ऐसा कुछ एरिया है बड़ा सा, वहां वो क्या करती है, ट्रक से डंप करती है उस ऐश को। मान लीजिए 5 एकड़ की जमीन होगी, उसमें वो सिर्फ क्या जमा करते हैं, राख जमा करते हैं। सर इतनी सारी राख का वो करते क्या है, उसको वो साल में 1 या 2 बार जितनी राख जमा होगी उसके अकॉर्डिंगली टेंडर निकालकर मार्केट में बेचते हैं। सर राख कोई क्यों खरीदेगा, अरे इस राख से आजकल ब्रिक्स, ईंटें बनती है, ऐश ब्रिक्स बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं, ऐश ब्रिक्स, या उनको एक हल्की कोई ईंट होती है, कुछ स्पंज ब्रिक्स या ऐसा भी कुछ नाम है। वो ईंट ऐश से बनती है, ऐश को कंप्रेस करके कुछ केमिकल से कंप्रेस करते हैं और उसका ईंट बनाकर कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। तो वो सिंथेटिक जो बनाते हैं, उसका जो रॉ मटेरियल होगा, उस रॉ मटेरियल की कॉस्ट ऐश को बेचने से, कमाई होने से, पैसा आने से उस रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ेगी कि कम होगी। सर रॉ मटेरियल खरीद के लाया था, खर्चा हो गया था, उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस में से वेस्टेज निकला, वेस्टेज को बेचा, बेचने से होगी हमारी इनकम, तो मेरे रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम होगी। कम होगी कि नहीं? प्लाई खरीद के लाएंगे तो उसकी कॉस्ट है, पर उसमें से जो वेस्टेज निकलेगा उसे कबाड़ के भाव बेच देंगे, बेचेंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो मेरे रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मेरी कॉस्ट कम होगी, इस वजह से हमने सेल ऑफ स्क्रैप को यहां पर क्या किया है, लेस किया है, कम किया है। और आखिरी में लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो अब सबसे पहले सवाल आना चाहिए मन में कि सर ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या है? जो रॉ मटेरियल हमने खरीद के लाया वो सारा का सारा प्रोडक्शन में यूज हो ही जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ तो क्वांटिटी बच जाएगी। अब जो क्वांटिटी बच गई वो इस बार के प्रोडक्शन में यूज ही नहीं हुई, जो क्वांटिटी बच गई वो इस बार के यानी करंट प्रोडक्शन एक्टिविटी में यूज नहीं हुई। अब जो करंट प्रोडक्शन में यूज हुई नहीं तो उसकी लागत भी करंट प्रोडक्शन में नहीं लगी, उसको जिस किसी भी बार हम यूज करेंगे उसकी कॉस्ट उस बार यूज होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो रॉ मटेरियल मैंने ये प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए यूज ही नहीं किया उसकी कॉस्ट तो यहां पर लगेगी ही नहीं, वो बच गया मतलब मेरा क्लोजिंग स्टॉक। जो इस बार बच गया उसको मैं अगली बार कभी यूज करूंगा, तो जब अगली बार यूज करूंगा तो उस रॉ मटेरियल की कॉस्ट ये अगली बार लगेगी, इस बार तो नहीं लगेगी। अब इस बार कॉस्ट नहीं लगेगी, इस वजह से हमने ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को क्या किया है, लेस किया है। फिर ये लेस करने के बाद, ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगी, इस वैल्यू को नाम देंगे कैपिटल ए से डिनोट करके रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या नाम देंगे? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। समझाए क्या? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मतलब पिछली बार जो बच गया था पहले उसको यूज करेंगे। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल मतलब खरीद के लाया, खर्चा हो गया तो कॉस्ट बढ़ गई, ऐड कर दिया। कैरिएज, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऑन परचेस ऑफ रॉ मटेरियल से मेरी कॉस्ट बढ़ती है, ऐड किया। स्क्रैप या वेस्टेज निकला उसे बेच दिया, बेचने से कमाई हो गई, मेरे कॉस्ट, रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम हो गई तो लेस कर दिया।
और आखिरी में क्लोजिंग स्टॉक, मतलब जो रॉ मटेरियल बच गया वो इस बार तो यूज हुआ ही नहीं, तो उसकी लागत तो यहां आएगी नहीं, इसलिए उसको भी हमने क्या कर दिया, लेस कर दिया। इतना सब कैलकुलेशन करने के बाद जो अमाउंट मिलेगा उस अमाउंट को क्या कहेंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर इस रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में ऐड करेंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस डायरेक्ट वेजेस यानी ही लेबर। ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट लेबर। तो अब ये टोटल जो आएगी इसे कहेंगे प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल मतलब मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो यहां लिख दिया मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लेबर, तो जो टोटल आई उसे क्या कहेंगे, प्राइम कॉस्ट। यहां तक कि आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया है। फिर इस प्राइम कॉस्ट के आगे हमें ऐड करना पड़ेगा फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स को ही वर्क्स ऑन कॉस्ट कहते हैं। फिर इसमें ऐड करना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस। और ये तीनों कैलकुलेशन बाहर निकालेंगे और फिर जो टोटल आएगी उसे कहेंगे पॉइंट नंबर C, फैक्ट्री कॉस्ट यानी ही वर्क्स कॉस्ट। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, फैक्ट्री कॉस्ट यानी ही वर्क्स कॉस्ट। ये जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है या वर्क्स ऑन कॉस्ट है वो फैक्ट्री में होने वाले इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। हमारा ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन रहा है, समय का हमारे पास लिमिटेशन है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में समझा रहा हूं। अगले लेक्चर में जैसा ये डिटेल पढ़ा वैसा फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ये भी हम डिटेल पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। पर अभी आपके पास पहले फॉर्मेट लिख लीजिए, इसके आगे का भी फॉर्मेट में फटाफट से बोर्ड पर लिख देता हूं, उतना पहले आपके पास लिख कर रखिए। पर्टिकुलर्स, यूनिट, अमाउंट, फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट तक हमने लिख दिया था। फिर इस फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा ऑफिस या एडमिन के ओवरहेड्स। ओवरहेड्स मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, ओवरहेड्स मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर जो टोटल आएगी फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस के ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो जो टोटल आएगी उसे कहा जाएगा
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहोगे स्टूडेंट्स? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फिर एक टोटल आएगी, एक अमाउंट आएगा, उसे बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड करेंगे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, और ये जो टोटल आएगी इसे कहा जाएगा टोटल कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। टोटल कॉस्ट यानी ही कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर इस कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड किया जाता है प्रॉफिट, और फिर जो अमाउंट मिलेगा उसे कहेंगे सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स। सेल्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इस तरीके से हमारा कॉस्ट शीट यानी ही स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का फॉर्मेट होता है। या आप इस लेक्चर में सिर्फ फॉर्मेट पहले आपके पास लिख लीजिए। फिर जैसा हमने ये बेसिक्स डिटेल पढ़ा, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको फिर से एक बार शॉर्ट रिवाइज करेंगे और फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस ओवरहेड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, टोटल कॉस्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को और डिटेल कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास। आप आपके पास लिख लीजिए, ठीक है, मैं साइड हो जाता हूं, आप आपके पास इसको नोट कर लीजिए।